नौकरी से कमाया हुआ धन से ज़रूरी है कि आपको अच्छे से फिनेंस प्लानिंग आती हो। सो फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी करनी चाहिए, टैक्स कितना भरते हैं, कैसे भरते हैं, ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम, बहुत सारे सवाल हमारे व्यूअर्स के मन में होते हैं। इसीलिए आज का ये खास सेगमेंट हम लोग लेकर आए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री शुभम गोयल जी। सर आपका स्वागत है। और साथ ही यह सेगमेंट भी हमारा फोन इन है। तो टैक्स से रिलेटेड रिबेट क्या होती है, टैक्स कौन से होते हैं, कौन से फॉर्म्स आपको भरने चाहिए, ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम से तमाम रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है, सीधे स्टूडियो में जुड़ सकते हैं। नोट कीजिए हमारे स्टूडियो का नंबर। स्टूडियो का नंबर है 011-230-97532। शुभम जी, चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो व्यूवर्स को आप यही बताइए कि ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम, ये जो दो रिजीम आज मार्केट में आ गई हैं, इससे हमारे व्यूवर्स बहुत कंफ्यूजन में हैं। तो बताइए क्या होता है ये? देखिए, ये एक टैक्स कैलकुलेट करने की प्रक्रिया है कि किस रिजीम में कितना टैक्स लगेगा। सरकार ने दो रिजीम का प्रावधान दिया हुआ है। एक तो ओल्ड रिजीम जो हमारी शुरू से चलती हुई आ रही है, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ डिडक्शन का बेनिफिट लेते हैं और फिर जो भी टैक्स बनता है वो हम पे कर देते हैं। और दूसरा न्यू रिजीम है जिसमें बहुत सरलता से कोई मतलब डिडक्शन का तो कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता, कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होगी और इसमें टैक्स रेट कम होता है। तो कई बार आपको ये देखना होगा कि आपको अपनी इनकम पे दोनों रिजीम से टैक्स कैलकुलेट करना होगा कि ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग आपका कितना टैक्स बन रहा है सारी डिडक्शंस लेने के बाद, और न्यू रिजीम पे आप पे कितना टैक्स बन रहा है। तो जो भी बेनिफिशियल होगा वो आप उसे ऑप्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन सिर्फ बिजनेस क्लास लोगों के लिए नहीं होता। वो अगर एक बार रिजीम को ऑप्ट कर लेते हैं तो उन्हें लाइफ में बस एक ही बार ऑप्शन मिलता है कि उसे वो ऑप्ट आउट कर सकते हैं। वो एक बार तो अपनी रिजीम को चेंज कर सकते हैं लेकिन हर साल नहीं कर सकते। लेकिन अदर देन जो बिजनेस इनकम होगी, जैसे सैलरी पेशा लोग हैं, तो चाहे तो इस साल वो न्यू रिजीम ले लें, नेक्स्ट ईयर ओल्ड ले लें, फिर न्यू ले लें। वो हर साल उनके पास चेंज के ऑप्शन है जी। लेकिन ऐसे से हमारे मन में ये भी सवाल आता है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि बेहतर कौन सी है, तो इस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करें कि ओल्ड रिजीम बेहतर है, न्यू रिजीम बेहतर है? देखिए, मतलब ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आपके पास डिडक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कोई सैलरी पेशा इंसान है उसके पास, अगर आम लोगों की बात करें तो मोटा मोटा कुछ सैलरीड लोग होते हैं और कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। कुछ के पास लोन या ईएमआई की ज़्यादा उनके पास एक लाइन लगी होती है, लोन भी ले रखा है, होम लोन भी, कार लोन भी। अब जब टैक्स भरने की बारी आती है तो पता नहीं चलता कि हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखें सेलेक्ट करने में। देखिए, कार लोन का बेनिफिट नहीं मिलता। कार लोन का बेनिफिट सिर्फ ईवी सेक्टर के अंदर अलाउ किया था सरकार ने कुछ साल पहले कि अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लिया है तो आपको बेनिफिट मिल जाता है। अदरवाइज मतलब अगर हम ये बात करें, जिनके पास होम लोन है, अगर हम ओल्ड रिजीम की बेनिफिट की बात करेंगे तो उसके अंदर आपका एचआरए का भी बेनिफिट मिलेगा आपको। अगर कोई एम्प्लॉय सपोज दिल्ली काम करने आया किसी और स्टेट से और किसी और स्टेट में उसका हाउस प्रॉपर्टी पे लोन भी है, तो वो अपना हाउस प्रॉपर्टी के लोन का भी बेनिफिट ले सकता है। हाउस प्रॉपर्टी का एक सेक्शन होता है, उसके अंदर जो भी इंटरेस्ट वो पे करेगा उसमें। और अगर यहाँ पे वो एचआरए क्लेम कर रहा है, उसका जो एम्प्लॉयर है वो एचआरए का बेनिफिट दे रहा है और वो रेंट पे यहाँ पे रह रहे हैं, तो वो एचआरए भी क्लेम कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा एडिशनल 80C का बेनिफिट मिलेगा, 80D का मिलेगा। तो अगर आपका इतनी सारी डिडक्शन होती है तो इस केस में ओल्ड रिजीम तो बेनिफिशियल हो जाता है। ठीक है। अगर आपके पास डिडक्शन का अमाउंट बहुत कम है, जैसे 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक, तो उस केस में न्यू रिजीम का बेनिफिट ज्यादा होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि अमूमन लोग कहते हैं कि आपसे कंटिन्यू करेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं कोलकाता से, अमिता दास जी। अमिता जी, आप तक आवाज पहुंचती है तो अपना सवाल पूछें। सवाल ये है, मेरा फिक्स डिपॉजिट है, उसी में मेरा इनकम है। हाँ, सुना है कि 12 लाख तक कोई आईटी फाइल नहीं करना पड़ेगा, ये सच है?
ये 12 लाख तक की इनकम है इनकी, तो ये कौन से न्यू रिजीम या ओल्ड रिजीम किस में जाना इनके लिए मुनासिब होगा? देखिए, उन्होंने कहा कि 12 लाख तक, मैंने सुना है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। हाँ। राइट। तो ये प्रावधान अभी नेक्स्ट ईयर के लिए एप्लीकेबल होगा, फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। ठीक है। अभी अगर हम करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें, मतलब जिसके लिए हमें रिटर्न भरनी है फाइनेंशियल ईयर 24-25, उसके लिए ये लिमिट अभी 12 लाख नहीं है। न्यू रिजीम के अंदर ये लिमिट अभी 7 लाख ही है। अगर आपकी 7 लाख तक इनकम है तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आईटीआर नहीं भरनी। आईटीआर आपको भरनी होगी, क्योंकि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से जैसे ही क्रॉस हो जाती है, जो न्यू रिजीम के अंदर 3 लाख रुपए है, हाँ। तो आपको आईटीआर भरने की जरूरत होगी। सर, ये न्यू रिजीम का आपने बताया 7 लाख रुपए। हाँ। कुछ जो ऐसे व्यूअर हैं जो ओल्ड रिजीम में आईटीआर फाइल कर रहे हैं, उनका क्या लिमिट है? उनकी लिमिट 5 लाख है, लेकिन उन्हें आईटीआर भरनी होगी अगर उनकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है। ठीक है। ऐसे में सर एक और बात मन में आती है कि किसी का, जो आपने बताया कि 7 लाख हमारी लिमिट है, हम न्यू रिजीम की बात कर रहे हैं, ऐसे में किसी की इनकम अगर 7,10,000 बनती है, 7 लाख या मान लीजिए 100 रुपये भी ऊपर बढ़ जाती है, तो क्या उस शख्स को पूरा टैक्स कवर करना होगा, पूरा टैक्स पे करना होगा? देखिए, सरकार ने इसके अंदर ना एक मार्जिनल रिलीफ दे रखी है, 87A की रिबेट होती है। एक्चुअली टैक्स तो ये पूरा लगता है, जो भी आपकी सपोज 7,01,000 रुपए की आपकी इनकम है, तो आपका 7,01,000 पे जो भी टैक्स बनेगा वो मतलब दिखाना होगा कि मेरा इतना टैक्स बनता है, और रिबेट उसके अकॉर्डिंग लेनी होगी कि 7 लाख पे जो भी रिबेट मिलेगी वो सारी रिबेट मिल जाएगी। अब जो बैलेंस टैक्स पेबल आएगा, तो सरकार ने मार्जिनल रिलीफ का ये प्रोविजन किया हुआ है कि जो बैलेंस टैक्स पेबल है और जो 7 लाख से ऊपर की इनकम है वो एक्सीड नहीं कर सकता। तो मतलब इस केस में अगर आपकी इनकम 7,01,000 है तो टैक्स आपका 1,000 से ऊपर एक्सीड नहीं करेगा। नहीं करेगा जी। अब अगर न्यू और ओल्ड की बात हो गई, लेकिन जब लोग आईटीआर फॉर्म भरने जाते हैं तो उसमें भी बहुत सारी तब्दीलियां और चेंजेस हुए हैं, उनके बारे में भी कुछ बताएं। देखिए, रीसेंट चेंजेस तो ये हुए हैं, सबसे पहला बेनिफिट उनके लिए मिला है, आजकल लोग शेयर ट्रेडिंग भी बहुत करें, मतलब शेयर खरीदते हैं, कुछ टाइम बाद बेच देते हैं, या आईपीओ में पैसा लगाते हैं, अलॉटमेंट हो जाती है, फिर वो लिस्टिंग गेन का बेनिफिट ले लेते हैं। तो अभी तक क्या हो रहा था, अगर मानो 15-20 हज़ार रुपए का भी कैपिटल गेन आ रहा है, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाता है तो फिर उनको आईटीआर 2 भरना होता था। तो सरकार ने इस बार आईटीआर 1 के अंदर ही, जो एक सरल फॉर्म है, बहुत ही छोटा फॉर्म होता है, उसके अंदर ये बेनिफिट दे दिया है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख तक है, जो कि एग्जम्प्टेड होता है, जिस पे टैक्स भी नहीं लगता, तो आप आईटीआर 1 दायर कर सकते हैं। और जो थोड़े से महत्वपूर्ण चेंजेस ये आए हैं कि अगर आप जैसे ओल्ड रिजीम के अंदर डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं, भले न्यू रिजीम में भी कुछ कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं, तो आपको डिडक्शन क्लेम करते हुए उनकी पूरी जानकारी देनी है कि आप जैसे होम लोन का आप इंटरेस्ट क्लेम कर रहे हैं, तो आपने होम लोन किस बैंक से लिया है, क्या अकाउंट नंबर था, क्या सैंक्शन डेट थी। तो शुभम जी, हरिद्वार से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं। हेलो स्नेहलता जी, आप हमें सुन पा रही हैं? कुछ कनेक्टिविटी इशू है, दोबारा उनसे संपर्क करते हैं। जी, आप फॉर्म के बारे में बता रहे थे। हाँ, तो आपको डिटेल्स देनी है। तो ये अभी तो आपको लग रहा है कि बहुत हेक्टिक हो गया कि ये हमें अपलोड करनी पड़ेंगी सारी डिटेल, बट ये इनडायरेक्टली हमारे लिए इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि अगर इनकम टैक्स को कोई क्वेरी होगी तो पहले वो डायरेक्ट आपसे पूछा करता था कि भाई मेरे को प्रूफ्स दो। बिल्कुल। तो अब उनके पास डिटेल होगी तो वो अपना इंटरनली भी वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये जेन्युइन डिडक्शन है, तो आपको भी वो हैसल नहीं होगा। तो स्नेहलता जी से फिर से संपर्क साधा गया है। आप हमें सुन पा रही हैं? यस मैम, मैं आपको जी, सुन पा रही हूं। नमस्कार, अपना सवाल पूछें। हेलो जी, अपना सवाल पूछें स्नेहलता जी। हेलो, मैं पूछिए। मैम मैं सुन पा रही हूँ आपको। हाँ। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मैं एक पेंशन होल्डर हूँ, हाँ मैं एक पेंशन होल्डर हूँ, और जो एक कॉम्यूटेटेड इनकम होती है, क्या हमारी टोटल पेंशन में से लेस होती है टैक्स कैलकुलेशन के टाइम? ओके, थैंक यू। अगर आपको रेगुलर पेंशन, मंथली पेंशन आपकी जो भी आ रही है वो आपकी एज ए सैलरी इनकम कैलकुलेट होती है, और उसके अंदर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है। सैलरी इनकम के अंदर स्पेसिफिक एक माइनस होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन,
जो ओल्ड रिजीम के अंदर तो 50,000 है और न्यू रिजीम के अंदर 75,000 है। इसके बाद आपको नॉर्मली जो भी इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा वो देना पड़ेगा। और अगर आपकी पेंशन इनकम 7 लाख के अंदर आ रही है, इस केस में आपकी 7,75,000 हो जाएगी। अगर न्यू रिजीम आप ऑप्ट कर रहे हैं तो आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, बस आपको रिटर्न दायर करनी पड़ेगी अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है। जी शुभम जी, आज भी कई सारे युवाओं को मैं कहूँ, जागरूक है युवा लेकिन फिर भी उनको ये लगता है कि वी आर नॉट वर्किंग, वी आर नॉट अर्निंग समथिंग, तो हमें ITR फाइल क्या करने की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ITR फाइलिंग करने के क्या फ़ायदे हैं। आप उनसे अपील करें कि क्यों हमें ITR ज़रूर से ज़रूर फाइल करनी चाहिए। जी देखिए, ITR फाइल करने के काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं। सपोज़ आप युवा हैं, आप कोई स्टार्टअप अगर स्टार्ट करना चाहेंगे और बैंक के पास जाएंगे कि मुझे लोन चाहिए, तो बैंक आपसे अमूमन 2 से 3 साल की ITR मांगेगा। अब ड्यू डेट निकल जाएगी तो फिर आप ITR फाइल करने में बहुत मुश्किल फेस करेंगे। तो उससे बेटर है कि आप अपनी ITR को रेगुलरली हर साल फाइल करते चलें। इसके अलावा आप ITR फाइल करते हैं तो हमारे देश की GDP में भी एक इंक्रीज होता है, वो इनकम काउंट होती है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आपकी एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है इनकम तो एटलीस्ट आप ITR भरिए, भले वो 26 AS में आए या ना आए, या आप AIS TIS भी एक प्रोविजन है इनकम टैक्स में जिसमें रिपोर्टिंग पोर्टल होता है कि कईयों को लगता है जब रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रही तो हम क्यों दिखाएंगे इनकम। तो बेटर है कि आप इनकम को दिखाएं और अपनी रिटर्न फाइल करें। जी, जाते जाते एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो, आप सुन पा रहे हैं हमें सर? हेलो हेलो जी, अपना सवाल पूछें। हाँ जी सत्यलाल जी, अपना सवाल पूछें। हाँ जी, मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। हेलो जी सर, बोलें। हाँ जी, मैं रिटायर्ड कर्मचारी हूँ, मेरे को सरकारी पेंशन भी मिलती है। ठीक है। और मुझे सरकारी पेंशन मिलती है जी सर। उसके साथ मेरे FD के इंटरेस्ट है। ओके। और FD से इंटरेस्ट भी है। हाँ ठीक है, तो इनको पेंशन भी मिलती है। मुझे ये पूछना है हाँ कि 75,000 तो मुझे रिबेट मिलेगा कि नहीं इस बार स्टैंडर्ड डिडक्शन का? ठीक है सर, धन्यवाद। और 50,000 जो FD का, ठीक है, रिबेट मिलेगा या नहीं? 50,000 FD का, 70,000 अपना। देखिए, अगर ये न्यू रिजीम ऑप्ट करेंगे तो सिर्फ 75,000 का डिडक्शन इन्हें मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन। और अगर ये ओल्ड रिजीम ऑप्ट करेंगे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 पेंशन में मिल जाएगा और FD पे जो ब्याज होगा उस पे 50,000 का अलग से डिडक्शन TTB के अंदर अगर सीनियर सिटीजन है तो उस पे मिल जाएगा। जी, तो आई थिंक लोगों के बहुत से संशय आज क्लियर हो गए होंगे। शुभम जी, आपने बड़ी आराम से और लोगों को सरल भाषा में समझाया है। धीरे धीरे सारे ही उनके डाउट्स क्लियर हैं। हमारे साथ आप आए और हर बार की तरह इतने शांत स्वभाव के साथ सब कुछ समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच शो में जुड़ने के लिए।